खुद को इतना मसरूफ रखो कि आपके पास नफरत, पछतावे और डर और खौफ के लिए कोई वक्त ना हो। असेंबली जो है हमारी सूबाई है नेशनल असेंबली, उसके अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई सीट नहीं है। मैं रनआउट को क्रिकेट में कत्ल कहता हूँ। So over a cup of tea, he used to pass on the best literature to us brothers. इस वक्त तो बिल्कुल शुतर बेमुहार एक माहौल हमें नजर आता है। We want to help Pakistan and we want to make a difference here. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान नमशा साजिद और मेरे साथ मौजूद है मुदस्सिर इकबाल। बहुत शुक्रिया, आपने मेरा तारुफ करवा दिया सुबह सुबह। और आज का आपका दिन अच्छा गुजरे, इस उम्मीद और दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। और आज की अच्छी बात जो हमेशा की तरह दुनिया बोल है में हम आपसे शेयर करते हैं ताकि आप उस पर सोचते रहें दिन भर और अमल करते रहें। और अच्छी बात यह है कि ख़ुद को इतना मसरूफ़ रखो कि आपके पास नफ़रत, पछतावे और डर और खौफ के लिए कोई वक्त ना हो। यानी इतना काम 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 और सिर्फ काम। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बिल्कुल ऐसे है। और अगर हम खाली दिमाग बैठे रहेंगे, फारिग होंगे, तो फिर मेरा ख्याल है ना हम आगे बढ़ सकते हैं, ना अपनी स्किल्स पर काम कर सकते हैं। कोई मोटिवेशन नहीं होता लाइफ में। अगर आप काम कर रहे होते तो आप सुबह उसके लिए उठते हो। मैं तो बिल्कुल अगर काम पे नहीं आऊँ तो मैं तो 12 बजे तक सोती रहती हूँ। तो ये तो काम करता रहता है इंसान, तो मसरूफ़ रहता है, कुछ सीखता भी है, लोगों से मिलता भी है। और ये लेकिन काम करें पॉजिटिविटी के साथ, ये नहीं कि आप नफ़रत फैलाएं या एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी पैदा करें। काम करते रहें और मसरूफ़ रहें। मसरूफ़ रहेंगे तो फिर ज़ाहिर है आपके दिमाग में इतना स्पेस ही नहीं बचेगा कि आप किसी से नफ़रत कर सकें, किसी के बारे में सोच सकें या डर का आपको एहसास हो। बिल्कुल। और अगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपनी मसरूफ़ियत जो आपने रखी है वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर मसरूफ़ियत आप बहुत मसरूफ़ हैं लेकिन उसमें भी नेगेटिविटी है, वो गलत कोई काम है, तो ऑब्वियसली फिर वो नफ़रत भी और बुग़्ज़ भी वो मज़ीद फैलेगा। तो ज़रूरी है कि आप जब भी मसरूफ़ रहें वो बेहतर काम के लिए रहें। और बेहतर काम इस वक्त पाकिस्तान में होना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है और आपके पास बड़ा अच्छा मौका आ रहा है कि आपसे तकरीबन 4 दिन के बाद रमज़ान मुबारक का आगाज़ होने जा रहा है। तो जहाँ आप नेकियां कर सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं, लोगों के लिए भलाई कर सकते हैं, तो उससे एक अच्छी नेटवर्किंग आपके दिमाग में और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सवाब भी मिलेगा। और फिर जाहिर है आप खुद भी, क्योंकि आप जब दूसरों के लिए मुझे लगता है अच्छा करते हैं या अच्छा सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। ऐसे ही है ना, अगर आप दूसरे इंसान के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर उसका फ़र्क पड़ता है एंड देन फिर आपकी बॉडी उसी तरीके से एक्ट करती है। तो आप जिस तरीके से सोचते हैं उसी तरीके से आपका लाइफस्टाइल फिर मेंटेन होता जाता है और आप फिर अपने अंदर भी वही पॉजिटिविटी फील करते हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी पॉजिटिविटी के साथ इसलिए कर रहे हैं कि आपके लिए आज का ये दिन बहुत अच्छा गुजरे, क्योंकि अच्छा दिन गुजरेगा तो फिर आप इर्द गिर्द के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप लोगों से मिलते हैं तो मुस्कुरा दीजिए। एक मुस्कुराहट से हमेशा लोगों के लिए आसानी अच्छा, सुबह सुबह मुझसे नहीं होता है। अभी नींद से बेदार नहीं होते ना, लेकिन बहरहाल सुबह नहीं होता तो जैसे ही सुबह थोड़ी सी ढल जाए दोपहर से शुरू कर देना चाहिए किसी न किसी तरह से। तो अब बहुत सी खबरें आज हैं, वो मईशत से जुड़ी भी हैं। नए वज़ीर आज़म आ गए हैं, उनके बहुत से चैलेंजेस हैं उससे मुतालिक भी, और साथ ही साथ जो फैसला होना था वो भी फैसला अब हो गया है रिजर्व सीट्स के हवाले से। तो फिर बड़ी खबर की जाने बढ़ते हैं। तो बड़ी खबर की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का महफूज फैसला आ गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। फैसले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असम्बली में 23 नशिस्तों से महरूम, पंजाब असम्बली में 27, KPK में 25 और सिंध असम्बली में 2 मखसूस नशिस्तें भी हाथ से गईं। फैसले के खिलाफ अब बैरिस्टर अली जफर अदालत जा रहे हैं। PSL में सनसनीखेज मुकाबला, पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच इस्लामाबाद ने जीता, लेकिन दिल आमिर जमाल ने जीत लिए। 87 रन के यादगार इनिंग्स, मुखालिफ कप्तान शादाब खान भी दाद दिए बिना ना रह सके। आज कोयटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स का टाकरा होगा।
गलत मालूमात का तबादला रोकने के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी का मुतालिबा। सेनेट में जमा अजब करारदाद पर गजब बहस छिड़ गई। क्या सोशल मीडिया साइट्स को रोककर अफवाहों का रास्ता रोका जा सकता है? और पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़, स्लम यूनिवर्सिटी के तलबा को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम हार्वर्ड नेशनल मॉडल कॉन्फ्रेंस में बेहतरीन वर्क्स के अवार्ड से नवाजा गया। काबिल फ़ख्र तलबा आज दुनिया बोल है में मेहमान होंगे। तो इसका मतलब है कि आज हम बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्टूडेंट से मिलने वाले हैं जिन्होंने मॉडल यूनाइटेड नेशन में अपना एक नाम बनाया है पाकिस्तान के लिए। और अब कुछ सोशल मीडिया से हवाले से हमने बात करनी है, लेकिन सोशल ट्रेंड्स पर बात पहले कर जाएं। लोगों को इसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है कि क्या चल रहा है। बिल्कुल। इस्लामाबाद यूनाइटेड बामुकाबला पिशावर ज़ल्मी टॉप 10 में शामिल है। PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिशावर ज़ल्मी को हरा दिया। यूनाइटेड ने 197 रन का हदफ दिया। ज़ल्मी 197 रन बनाने के ताक़ुब में थी, जबकि वो आउट हो गए और 29 रन से ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने नाम किया। आज PSL में ख़वातीन और बच्चों में कैंसर से आगाही के लिए पिंक रिबन डे भी मनाया जाएगा। टॉप 10 में अब तक हज़ारों सार्फिन इस हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं। तो कल PSL ही छाया हुआ था सोशल मीडिया पर। बड़ा अजीब सा वैसे मैच हुआ कि बाबर आजम जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में एक गैर ज़रूरी सा रन लेते हुए रन आउट हुए और पूरा मैच पलट गया। लेकिन उसके बाद आमिर जमाल ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। PCL से यही हम कल फरीद से भी बात कर रहे थे कि काफ़ी नया टैलेंट आ रहा है सामने, तो टीम में भी हिस्सा देना चाहिए ताकि हमारी जो इंटरनेशनल टीम है उसकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी बेहतर हो और हम T20 और वर्ल्ड कप में अगर आगे जा रहे हैं तो हम जीत सके, क्योंकि हमारे पास नया टैलेंट तो है, बट ये बात ये है कि चांस नहीं दिया जाता। जब चांस नहीं दिया जाता तो ऑब्वियसली वो फिर टैलेंट कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होकर फिर दिल बर्दाश्त हो जाता है। देखना ये है कि ये जो कुछ वो प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी तरह से पाकिस्तान की टीम का हिस्सा रहे, जैसे आमिर जमाल ने टेस्ट में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है, क्या वो T20 का हिस्सा हो सकते हैं अगले वर्ल्ड कप के लिए? नहीं, क्योंकि उससे पहले भी बहरहाल एक सीरीज़ है, इंग्लैंड के साथ भी पाकिस्तान ने खेलना है। और अब हम बड़ी ख़बर की जानिब जो है वो बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी ख़बर तो ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। दूसरी तरफ कल एक और अहम फैसला हुआ। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। फैसले में लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, इसलिए ये नशिस्तें नहीं मिल सकती हैं। और साथ ही साथ बरवक्त तरजीही बुनियादों पर असम्बली में मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में इन सीटों के तनासुब से तकसीम की जाएंगी। सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद खोखर साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप सब, आपके वक्त का। तकरीबन जो है वो 77 नशिस्तें मखसूस जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिस्से में आना थी, लेकिन फैसला हुआ कि ये नहीं होगा। अब वो जा भी रहे हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। तो क्या सर, अगर कोई जमात जीत जाए या कोई जमात पार्लियामान में आके एक मैंडेट बना ले तो उसके बाद उनको सीट ना मिलना, समझते हैं ये कानून के हवाले से क्या ठीक हुआ फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बहुत सुबह खैर मुबारक, और आपके जितने भी नाजरीन देख रहे हैं उन्हें भी सुबह खैर मुबारक। जो है दो एस्पेक्ट हैं इस चीज़ के। एक एस्पेक्ट ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ के असेंबली के अंदर आती है और उसको कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल उन्हें आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 और आर्टिकल 224 के नीचे रिजर्व सीट्स मिलेंगी, जितनी वो जनरल सीट्स जीत के आएंगे उस प्रपोर्शन के हिसाब से, और प्लस उनके साथ एडिशन कर दिया जाएगा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। और फिर अगर वो प्रोविंस के अंदर है, प्रोविंशियल सीट्स उन्हें मिल जाएंगी जो रिजर्व्स है वुमेन की और नॉन मुस्लिम्स की, और अगर नेशनल असेंबली के अंदर है तो वो उन्हें मिल जाएंगी। अब इस केस के अंदर हुआ ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो थी उसने एज ए पॉलिटिकल पार्टी ना पाकिस्तान के 2024 के जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया, उनके प्रेसिडेंट अपने इलेक्शंस के अंदर आए, लड़के आए, यानी कि अपनी सीट्स जो थी वो भी इंडिपेंडेंट के तौर पे आए। और तीसरा ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी एक पॉलिटिकल जो है असेंबली जो है हमारी सूबाई या नेशनल असेंबली, उसके अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल्स की कोई सीट नहीं है। और चौथा इस चीज़ के अंदर ये हुआ कि जब इलेक्शन शेड्यूल 57-58 इलेक्शन एक्ट के अंदर आया तो उस वक्त जो आपने एक प्रायोरिटी लिस्ट देनी थी मिनॉरिटीज़ की या नॉन मुस्लिम्स की या वुमेन की, वो भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जमा नहीं करवाई, चूंकि उन्होंने तो एज ए जनरल इलेक्शन के तौर पे बतौर पार्टी हिस्सा नहीं लिया था।
अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन एक्ट 2017 और उसके जो रूल्स है 92, 93, 94 के मुताबिक आया है। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट उन्होंने किया है कि वो सीट्स जो खाली थी जो कौमी असम्बली के अंदर या सूबाई असम्बली के अंदर थी वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को जो दी गई हैं वो बिल्कुल गैर आइनी गैर कानूनी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ ये कहता है कि आपको रिजर्व सीट्स उतनी ही मिलेंगी जितनी आप जनरल सीट्स को जीत के आएंगे उस प्रोपोर्शन के हिसाब से, और प्लस आपका होगा जो आपके इंडिपेंडेंट ज्वाइंट्स किए हैं। तो अब ये मुमकिन नहीं है लीगली कि एक पार्टी जो है उसको हिस्से से ज्यादा जो है वो असेंबलीज के अंदर सीट दे दी जाए। तो इस केस की हद तक जो अगर मामला हाई कोर्ट के अंदर जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा तो मेरा ख्याल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो है इलेक्शन कमीशन का फैसला पार्शली जो है वो मेंटेन रखा जाएगा और पार्शली जो है उसे डिसमिस कर दिया जाएगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने हिस्से से ज्यादा जो है इस बुनियाद पे सीट्स नहीं ले सकती कि चूंकि दूसरे डिसेंटाइटल हैं और हमें वो सीट्स नहीं, ये सीट जितनी देर असेंबली रहेगी पार्लियामान में आप सब क्या नशिस्तें नहीं होंगी, ऐवान छोटा हो जाएगा? नहीं, अब देखिए मैं आपका जो ओरिजिनल ऐवान है वो है 266 का, जिसके ऊपर 265 के ऊपर आपके पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शंस हुए। अब ये 70 सीट्स वो हैं कि जो आपको 2002 के इलेक्शन के वक्त जो था जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर आई कि जी आपने मिनॉरिटीज को या नॉन मुस्लिम को आप रिप्रेजेंटेशन दें और विमेंस को भी दें, क्योंकि विमेंस की प्रेजेंस असेंबली के अंदर कम है। तो ये जो उसका प्रोसेस बनाया गया कि 266 के ऊपर जाके ये सीट्स आएंगी, तो ओरिजिनली जो हाउस की कॉम्पोजिशन इलेक्टेड हाउस की वो मुकम्मल है। अब चूंकि ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उस पार्टी को ही ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस असेंबली के अंदर मौजूद हो, और वो जो नहीं मौजूद उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। इसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ही न ले, जो प्रायोरिटी लिस्ट न दे, वो इनसाइड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं ज्वाइन कर सकती। तो कॉन्स्टिट्यूशनली यही चाहिए हुई है, और इसकी बुनियाद पे आप ये नहीं कहेंगे कि हाउस जो है वो वेकेंट है। हाउस ओरिजिनल सेंस के अंदर पूरा है। बाकी रिजर्व सीट्स पूरे मुल्क के अंदर मिल गई है डिफरेंट पार्टीज को जिनकी असेंबली के अंदर प्रेजेंस है, बट टू द एक्सटेंट इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन किया जिस पॉलिटिकल पार्टी को, ना उसकी प्रेजेंस है, ना उन्होंने लिस्ट फाइल की है, और ना उन्होंने एज ए जनरल इलेक्शन के तौर पर एज ए पोलिटिकल पार्टी हिस्सा लिया। तो जो हम सब नशिस्तें होंगी, जो ये कहा गया कि वहाँ तो महरूम रह जाएंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, लेकिन दूसरी जमातों को दी जाएगी जो कल के फैसले में, तो फिर क्या दूसरी जमातों का पोर्शन फिर जैसे बढ़ जाएगा? किसी के बाद 20 हैं, अब वो वहाँ 22 हो जाएंगी, तो वहाँ ऊपर हो जाएंगी, वहाँ उनकी नशिस्तें नहीं बढ़ेंगी फिर? मुदस्सर बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी। और ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है, और आपने ये देखा है कि जो ना देने का फैसला था वो इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबर्स ने यूनानिमसली किया है, और जो दूसरों को देने का फैसला है उसके अंदर एक मेंबर जो पंजाब के थे उन्होंने डाइसेंट किया है कि अगर इनको नहीं मिल सकती तो किस कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के मुताबिक उन्हें मिलेंगे, क्योंकि ना आर्टिकल 51 इजाजत देता है, ना सेक्शन 104 इजाजत देता है, ना रूल 92, 93, 94 इलेक्शन रूल्स इजाजत इस चीज के देते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को वो हिस्सा दे दिया जाए जो उसकी जनरल सीट जीत के आई उससे ओवर एंड अबव हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के ही खिलाफ है, और ये जब फैसला दिया तो उसकी भी उन्होंने कोई रीजन नहीं दी, सिर्फ एक लाइन के अंदर कर दिया कि जी अब चूंकि उनको नहीं दी तो हम उन्हें देंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि इस हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो गलत है और लीगली सस्टेनेबल भी नहीं है। और अगर ये ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा तो टू द एक्सटेंट ये है कि पहला हिस्सा जो है वो मेंटेन रहेगा और दूसरा हिस्सा जो है वो कहा जाएगा ये कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है और उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, तो हाफिज साहब, अब ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल रही हैं ये नशिस्तें और ना ही बाकी जमातों को मिल रही हैं, तो इन नशिस्तों का होगा क्या? इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ क्या है इस पर? रमशा, ये इलेक्शन कमीशन का कोई मौक़िफ़ नहीं है। मौक़िफ़ सिर्फ इसके अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूशन का है, आपके इलेक्शन एक्ट का है। इलेक्शन एक्ट ये कहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आते हैं तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिसकी प्रेजेंस ऑलरेडी मौजूद है ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा ये कहता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बेंचमार्क उसका जो है तकरीबन 5% के करीब है, मतलब अगर कोई असेंबली के अंदर वोट आता है और उसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते और उसकी एक सीट है तो आप उसको रिजर्व सीट नहीं दे सकते, क्योंकि जो बेंचमार्क नेशनल असेंबली का है वो 4.35 है। तो लिहाजा ये कह देना कि सिर्फ असेंबली के अंदर प्रेजेंस से मुझे फिर सीट मिले,
दूसरा ये कह देना कि मैं एज ए पोलिटिकल पार्टी बायर हूँ और मैं असेंबली के अंदर ज्वाइन कर सकता हूँ, तो ये भी लीगली पॉसिबल नहीं है। और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये कहे कि मैं जो असेंबली के अंदर पार्टीज मौजूद है मैं उन्हें ज्वाइन नहीं करता, मैं किसी और को बाहर ज्वाइन करता हूँ, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है। और पीटीआई को इस चीज का पता था। आपने देखा कि जब हम जनरल इलेक्शंस का शेड्यूल अनाउंस होने लगा तो इन्होंने पीटीआई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ एक एग्रीमेंट किया था, और वो एग्रीमेंट जो था फिर जब इलेक्शन सिंबल्स वो शेड्यूल आया तो ये बैक ट्रैक कर गए। फिर इन्होंने वादतुल मुस्लिमीन से किया, उससे इन्होंने वापसी की और फिर उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ गए। ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल एक स्ट्रेटजी है और पॉलिटिकल नैरेटिव है कि हमने, चूंकि वो सारा हमारा लीगल स्ट्रेटजी फेल है तो हमने इस इशू को लाइव रखना है, इससे ज्यादा नहीं है। इन्हें इस चीज का पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ ये कहता है, और सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की ऑलरेडी जजमेंट्स भी मौजूद हैं। चूंकि मुदस्सर की फर्स्ट टाइम नहीं था कि रिजर्व सीट्स मिलनी है, ये आप देखें 2002 के इलेक्शन में भी हुआ, 2008 में भी हुआ, 2013 में भी हुआ, 2018 में भी हुआ, और अब 2024 तक एक एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल प्रैक्टिस थी। मेरा ख्याल ये है कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल फेलियर है उसका रिजल्ट ये निकला है कि ये सीट्स उनको नहीं मिलेंगी और ये सीट्स जो वेकेंट रहेंगी, चूंकि अनप्रेसिडेंटेड आया है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के अंदर या दुनिया भर के अंदर इतना चंक ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पहले नहीं आया जितना अब आया, और वो एज ए लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे जो है अगर उन्हें इकट्ठा किया जाए तो आए हैं। तो लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशन आई है, बट रिस्पॉन्सिबल इनकी अपनी लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। अब देखते हैं, अली जफर कह रहे हैं कि अब अदालत जाएंगे, बल्कि वो तो आर्टिकल 6 तक की बात इनके हवाले से कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून। और अब कोई ऐवान से निकल के तो खेल के मैदान चलते हैं। वैसे भी टॉप ट्रेंड है पीसीएल, तो वाई नॉट कि उसकी बात की जाए। पीएसएल 9 के 20वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से शिकस्त दे दी थी। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से दिए गए 197 रन के हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 9 विकेटों और 167 रन बना सकी। पेशावर ज़ल्मी की टीम मुश्किलात का शिकार भी हुई और सिर्फ 18 रन पर ही आधी टीम पवेलियन लौट गई। कप्तान बाबर आजम 0 रन आउट हुए। साइम अयूब और मोहम्मद हारिस ने एक रन बनाया, जबकि टॉम कॉलर कैटमोर हल्का खोले बगैर ही पवेलियन वापस लौट गए। तो जनाब मैच कल का बड़ा ज़बरदस्त था और लग रहा था कि हाई स्कोरिंग मैच हो रहा। 197 रन थे और पेशावर ज़ल्मी बनाएगा और अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन जो पेशावर ज़ल्मी की स्टार्ट में सूरत हाल हुई है, 5 खिलाड़ी आउट हुए और उसके बाद अगर आमिर शमाल नाम विकेट पर रहते तो आज एक अच्छा टोटल और अच्छी एवरेज जो है वो देखने को भी ना मिलती। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर। बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब आपके वक्त का। साजिद साहब, पीएसएल के मैचेस तो बड़े शानदार हो रहे हैं, बड़ा मज़ेदार किस्म की चीज़ें चल रही हैं। पिंडी स्टेडियम हमेशा की तरह हाई स्कोरिंग मैच था, लेकिन कल पेशावर ज़ल्मी जिस तरह से गिरा है, साइम अयूब से लेकर तो बाबर आजम और बाबर आजम से नीचे तक, क्या वजह आपको लगी? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई। यकीनी तौर पर जिस तरह पैकेज बताया, जिस तरह आपने तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया, यकीनी तौर पर पाकिस्तान 90 एडिशन में सबसे ज़्यादा रन बनाए। बाबर आजम ने 390 रन बनाए और जिस तरह वो रन आउट हुए, मैं रन आउट को क्रिकेट में कत्ल कहता हूँ। क्रिकेट में कत्ल होना, बॉलर बैट के दरमियान जिस तरह की उनकी फॉर्म लगी हुई और जिस तरह मैं ये समझता हूँ बाबर का रन आउट होना एक सवाली निशान छोड़ के जा रहा है। और जिस तरह साइम ने और बाबर ने ओपन पार्टनरशिप यकीनी तौर पर पेशावर ज़ल्मी के लिए बनाई और जिस तरह देखा जाए पिछले मैचों में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई। जिस तरह का कल का मैच अगर देखा जाए तो उसमें 225-230 रन मुझे नजर आ रहे थे, मगर जिस तरह की बाबर का रन आउट होना, साइम का जिस तरह मैं समझता हूँ, जिस तरह लेग भी फुर हुए, मगर ये रन आउट तो मैं समझता हूँ खुशखुशी की है, मगर जिस तरह नसीब ने बॉलिंग की है, मैं आउटस्टैंडिंग नसीम शाह को आउटस्टैंडिंग क्रेडिट देता हूँ। उसने फास्टेस्ट तरीन बॉलें की हैं, अपने रिदम में आ गए और पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है नसीम शाह, उनैन शाह जिस तरह फॉर्म में आए और नसीम शाह ने प्रूव किया वर्ल्ड क्लास बॉलर है, हालांकि री होके आए और उनकी इंजरी से रिकवरी जिस तरह की और हमारे जितने जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर खेलते आ रहे हैं वो तो पाकिस्तान की बॉलिंग तो
एक्सपोज हो गई पाकिस्तान के बॉलर, तो उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रहे जिस तरह की दिखाना चाहिए। वो इस्लामाबाद को गेम में वापस लिया है, पेशावर ज़ल्मी इस तरह की मैच हारी है, तो पेशावर ज़ल्मी मैं समझता हूँ बाबर पे और साइम पे टीम चली, उनके और कोई बैकअप नहीं है, स्पिनर नहीं है। तो ये चीज़ क्रिकेट की पाकिस्तान सुपर लीग के नवा एडिशन में अगर मैं आमिर को यहाँ क्रेडिट नहीं दूँ तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। आमिर ने जिस तरह बैटिंग की है मैं समझता हूँ आउटस्टैंडिंग बॉल और बैट के दरमियान एक ऐसे प्लेयर बन के सामने जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके पाकिस्तान का नाम 24 साल तारीख में बनाया, 18 विकेट लिए 250 ज्यादा रन बनाए। मगर पाकिस्तान सुपर लीग में वर्ल्ड कप में एक ऐसे ऑलराउंडर की जरूरत थी जो हमें मिल गया, मगर इस्लामाबाद के कप्तान को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सके। इस्लामाबाद को मुश्किलात में निकाला। शादाब खान ने जिस तरह आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है मैं उसकी जितनी भी तारीफ करूँ साजिद भाई, ये बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना रहे शादाब खान कि उनकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है पिछले सारी सीरीज़ में, टूर्नामेंट्स में। लेकिन जैसे पीएसएल में आए हैं हमने बिल्कुल उसको अलग देखा कि शादाब परफॉर्म कर रहे हैं बैट से भी, बल्कि वो ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो वो फ्रंट से आकर लीड करना, ऊपर आके खेले, इतना शानदार स्कोर बनाया बड़ा तेज़, फिर उसके बाद विकेट्स ली। ये क्या चक्कर है? यहाँ पर पिंडी जैसी पिच पर भी वो विकेट ले गए, जहाँ पर उनको लेकर गए हम वहाँ पर वो कामयाब नहीं हो पाए, क्या चक्कर है? मुदस्सिर भाई 300 विकेट लेना है 2020 में, मैं समझता हूँ आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर है पाकिस्तान के, बेहतरीन ऑलराउंडर है जो इंजरी प्रो हो जाए, जिस तरह की कारकर्दगी इंजरी प्रो थे और उन्होंने अपने आप को रिहैब में किया और पाकिस्तान उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सर्व किया, बहुत पैसा उनमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगा, जो तो वो हम उससे लग रहे उस तरह के वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर वो जिस तरह की एबिलिटी है उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके। 2023 साजिद भाई मजीद बात करते हैं पीएसएल के हवाले से और हवाले से आप हमारे साथ रहिएगा। छोटा सा एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए दुनिया बोले। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक और हम बात कर रहे हैं इस वक्त पीएसएल के हवाले से। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं अमरीका से। साजिद साहब बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं इस वक्त नए टैलेंट और पुराने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस। अब मामला ये है कि पीएसएल की जो इस वक्त पॉइंट टेबल पे पोजीशन बन रही है, लाहौर तो नज़र नहीं आ रहा किसी सूरत में, और बाकी टीम्स का आप समझते हैं कि कुछ चांसेस कराची के भी बैक होने के वापस हैं, इस्लामाबाद के मैचेस हैं वापस इधर आ सकता है, या क्या सिचुएशन देख रहे हैं टीम्स की? मुदस्सिर भाई, जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग नवा एडिशन में मुल्तान है, पेशावर है, कोयटा है और इस्लामाबाद, ये चार तो नज़र आ जाएंगे। जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में लाहौर का और कराची तो यकीनी तौर पर जो कारकर्दगी इन्होंने दिखाई है ये क्रिकेट की पाकिस्तान सुपर लीग के सवाले निशान है। लाहौर कलंदर ने क्वालिटी क्रिकेट तो खेली नहीं, 2 दफ़ा की चैंपियन, ऐसे लग रहा था कोई धर्मपुरा की टीम खेल रही है। जिस तरह उनकी कारकर्दगी पूरी आवाम के साथ उन्होंने क्रिकेट के साथ मजाक किया, आवाम की खिलाड़ के साथ खेले। राशिद खान जो पाकिस्तान सुपर लीग लाहौर कलंदर के लिए खेलते हैं, क्या राशिद खान नहीं होगा तो टीम की पिक नहीं करेगी? हारिस किस्मत की दवा थी, हारिस में इतना सर्व किया। जमान खान की, शाहनशाह आफरीदी की बात करूं, फखर की बात करूं, आपने अब्दुल्ला शफी जो मोस्ट टैलेंटेड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था उसको आपने मैन ऑफ द मैच को बाहर कर दिया। प्लेयर पावर था, मैनेजमेंट की कारकर्दगी, मैं उनकी आकिब जावेद की बात करूंगा, उनके जो करता धरता हैं, उन्होंने लाहौर कलंदर के साथ खिलाड़ियों के साथ जो कारकर्दगी आवाम के दिलों के साथ खिलाड़ खेला ना, ये चीज़ पाकिस्तान सुपर लीग में वादे तौर पर नजर आ रही है। फील्डिंग, कप्तानी, मैनेजमेंट फेल हो गई। तो इस तरह की क्रिकेट यकीनी तौर पर कराची किंग ने भी शान मसूद की क़यादत में उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई जो हम तवक्को रख रहे हैं। मीर हमदा आउटस्टैंडिंग बॉलर थे, बैट बॉलिंग की, बैट प्लानिंग से बॉलिंग की, वो पाकिस्तान के स्टार टीम के बॉलर हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है? फिर आप देखें हसन अली ने 9 विकेट लिए, 245 रन देके 9 विकेट आप ले रहे हैं। फिर 2020 वर्ल्ड कप 2024 के आप ख्वाब देख रहे हैं। तो ये यकीनी तौर पर जो कराची किंग की अगर मैं बात करूंगा, प्लेयर ड्राफ्टिंग में इस तरह उन्होंने अच्छे प्लेयर पिक नहीं किए हैं। और पाकिस्तान, जिस तरह हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, हमारा कौमी जो हमारी माँ है पीटीवी, तो मैच ही नहीं आ रहा है। टीवी राइट्स उन्होंने लेनी है एक चैनल ने, और टीवी राइट्स लेने के साथ क्रिकेट के साथ जो खिलाड़ खेला जा रहा है, मुझे बताए पूरी दुनिया में जिस तरह एक पाकिस्तान सुपर लीग दिखाया जा रहा है,
टीवी राइट्स के वगैरह पीटीवी तो मैच ही नहीं आ रहा, तो लोग तो पाकिस्तान सुपर लीग को फॉलो ही नहीं कर रहे। तो मैं ये समझता हूँ ये तमाम चीज़ें ज़रूरी तौर पर मुंतज़र रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। दूसरी, मुल्तान की आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी है, कोयटा ने आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखा दी है, इस्लामाबाद गेम में आ गई है, पेशावरी, 4 टीमें मुझे आते जाते हुए नजर आ रही हैं। कराची को आप यकीनी तौर पर उनके जो सीनियर खिलाड़ी शुएब मलिक की कारकर्दगी उस तरह की, पोलार्ड जो शादी में चले गए, पाकिस्तान सुपर लीग को तरजीह नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़ के शादी में अटेंड कर रहे हैं। तो भाई ये क्या हो रहा है क्रिकेट में? पाकिस्तान सुपर लीग पहले साजिद खान साहब, मैं आपसे पाकिस्तान के उन प्लेयर्स के हवाले से जो पाकिस्तान T20 टीम का हिस्सा हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, बहुत से T20 खेल चुके हैं, कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हैं, फिर उसके साथ मुल्तान सुल्तान के कैप्टन हैं, साथ ही साथ पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन बाबर आजम की बात की जाए, वो तमाम प्लेयर्स हैं। निस्बतन बाबर आजम कैप्टनसी से हटे हैं, वो यहाँ कारकर्दगी भी उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से भी कारकर्दगी बेहतर रह गई, और यही सूरत हाल जो है वो मुल्तान सुल्तान के कैप्टन की भी नज़र आ रही। तो क्या यहाँ कुछ मुख्तलिफ है और पाकिस्तान की टीम के जो अपने कैप्टन हैं उनकी कारकर्दगी डिफरेंट नज़र आ रही है? इसके असरात अगली सीरीज़ और फिर वर्ल्ड कप के हवाले से कैसे देख रहे हैं? देखिए मुदस्सिर भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया। पाकिस्तान सुपर लीग की कारकर्दगी आपके सामने आ रहा है। पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया की शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान आउटस्टैंडिंग तो क्रिकेट बैट कारकर्दगी की वजह से, बैट कप्तानी, बैट फील्डिंग, उसकी वजह से हरी भगत। जो न्यूजीलैंड में शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान की 4-1 से आप सीरीज जीतते हैं और हारते हैं, उसके बाद आपकी शाहीन की कप्तानी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। रिजवान बाबर ने पाकिस्तान की तरफ से बखल 4 साल में दोनों ने ओपन किए 2020 में। आपकी टीम 2020 में बनती है, वर्ल्ड कप की टीम हो, ओडीआई की टीम हो, टेस्ट टीम हो, मगर 2020 में मॉडर्न क्रिकेट में आपका बैटिंग स्ट्राइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिजवान और बाबर की उस तरह की बैटिंग स्ट्राइक नहीं, अपने लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए नहीं खेलते। इसी तरह आप बॉलिंग की बात करूँ, हारिस की बात करूँ, शाहीन की बात करूँ, जमान की बात करूँ, उन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग शो हो गई है। फिर आप ये देखें, नवाज पिछले दिनों से कितने अरसे से उनको कैरी की जा रहा है, उनकी कारकर्दगी क्या है? पहले तो अम्माद वसीम से ये पूछे, पाकिस्तान सुपर लीग आप खेले, रिटायरमेंट का फैसला वापस लें, मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट का फैसला वापस भी पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट करें। वहाब रियाज जो पाकिस्तान के मौजूदा चीफ सेलेक्टर हैं, मौजूदा मोहसिन नकवी साहब ने उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच के लिए उनको ट्रांसफर दे दिया। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम हेड कोच तो अभी तक चुना नहीं? पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ए टीम आएगी उसमें क्या टीम खेली? जो मेरे अपने जराए बताते हैं, अभी तो 2020 में शाहीन शाह अफरीदी कंटिन्यू कप्तानी करेंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड में, 2020 कप्तानी करेंगे। या बाबर कप्तान बनने जा रहे हैं 2024 का, क्या रिजवान तो अब ये बहरहाल बड़े सवाल भी उठ रहे हैं इस कारकर्दगी से मुतालिक भी कि कौन कहाँ परफॉर्म कर रहा है और उसकी जगह कहाँ बनती है। बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे ट्वर्ट और PSL से। तो फिर अब देखते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। चंद मैचेस अब बाकी रह गए, चंद मैचेस बाकी हैं और आई थिंक अभी रमज़ान तक जाएगा। खैर, लेकिन प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और भारत चांद पर पहुंच गया तो क्या हुआ, हमारे भी एक आर्टिस्ट के 8 नमूने आज चांद पर पहुंच गए हैं। अब ये कैसे मुमकिन हुआ ये आपको बताते हैं कि एक नामी शख्स है और मुनफरद शख्स है जिसका ये मिशन चांद पर जाने वाला है। एक मुनफरद मिशन है इसीलिए क्योंकि इस मिशन को एक साइंटिस्ट और एक मुसन्निफ, 2 अफराद मिलकर चला रहे हैं। इस मिशन की खास बात यह है कि इसमें दुनिया के 157 ममालिक के 30,000 से ज़ायद आर्टिस्ट को ये मौका दिया गया है और वो अपने आर्ट के नमूनों को चांद तक पहुँचा देंगे। यानी शायरी हो या मैगजीन हो या पेंटिंग हो या म्यूजिक हो, आर्टिस्ट अब मून तक पहुंच सकेंगे। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट अली साद का आर्ट वर्क चांद पर पहुंच गया है और कुछ वर्क अभी पहुंचना बाकी है। यानी पाकिस्तानी आर्टिस्ट अली साद के 8 नमूने चांद पर मुस्तकिल इंस्टॉलेशन के लिए मुंतखब हुए हैं। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है और अली साद इस बारे में हमें मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, ये उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अच्छा अली, ये बड़ी अजीब सी बात है, हम एग्जीबिशंस देखते हैं, डिफरेंट जगहों पर लोग जा रहे होते हैं, आपकी जो आपका आर्ट है वो अब चांद पर दिखाया जा रहा है, चांद पर पहुंचाया जा रहा है। ये क्या है, मुझे बताइए, ये मिशन क्या है और कौन सा ये आर्ट नमूना है जो वहाँ हुआ सिलेक्ट और क्यों? ये बेसिकली हम 3 भाई हैं और मैं लाइक आई एम द यंगेस्ट और मेरे से जो बड़े हैं वो भी पेंटर हैं और जो उनसे बड़े हैं वो डिजिटल स्कल्प्टर हैं। तो बेसिकली मैंने और जो मेरे से बड़े भाई हैं हमने एक आर्ट कंपटीशन जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो एंड इट्स द लार्जेस्ट कंपटीशन इन द वर्ल्ड, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था। एंड
You know, in their 16th ARC, there were like 5,400 artworks from 73 countries, and it spanned like 6 continents. तो उसमें out of 100%, 4% were awarded. और उसमें जो like ये था कि this was one of the awards के जो जिनको उस platform पे award मिलेगा तो their artworks will be sent to the moon. So this is a project called Lunar Codex, and it's you know, headed by Samuel Peralta. He's the you know, head of this. और the idea of this project is कि ये जो है दुनिया से literature, music, film and you know, artworks, ये जो human heritage है basically इसको archive कर रहे हैं moon पे. सही. अच्छा, अब ये डबल एक माइंड लोग हैं कि क्या ये वहाँ पर दिखाया जा रहा है या यहाँ से पर्सनली यहाँ से ले जाया जा रहा है बेसिकली सारी की सारी चीज़ें, ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा. लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये यहाँ से दिखाया जाएगा या वहाँ ले जाया जाएगा, आप क्लियर कीजिए सर. यहाँ पे बेसिकली यहाँ से 2 टाइम इस प्रोजेक्ट में 4 टाइम कैप्सूल्स थे, 2 में जिसमें लाइक मेरा और मेरे भाई का नाम आया है. And it's called Nova C Nova collection, and the other one is Polaris collection. तो Nova C जो है वो basically February 22 को fly कर चुका है, launch कर चुका है और वो land भी कर गया है. And उसका basically वो ये है कि एक microfiche जो है वो एक card है, and the information is basically artworks और जो भी literature और music वगैरह वो उस पे laser etch हुई है. तो वो बेसिकली वहाँ पे टाइम कैप्सूल में प्रिजर्व कर रहे हैं. सही. अच्छा, साथ आपके दोनों भाई भी जो हैं आर्टिस्ट है, तो आप लोगों को ये तमाम तरह इंस्पिरेशन मिली कहाँ से? ये हम लोग बचपन से ही, क्योंकि मेरे फादर भी एक उनका ताल्लुक लाइक टीचिंग से रहा है. ही इज़ अ रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर और उन्होंने लाइक 42 इयर्स जो है वो शेक्सपियर पढ़ाया. तो हम लोग लाइक बचपन से ही हमें आर्ट एंड लिटरेचर का जो है वो काफ़ी एक्सपोजर हुआ है. सो ओवर अ कप ऑफ टी ही यूज्ड टू पास ऑन द बेस्ट लिटरेचर टू अस ब्रदर्स. और हम लोग जो है वो मतलब उसी तरह से आर्ट बुक्स देख के इंस्पायर फील करके तो वी जस्ट यू नो प्लंज्ड इनटू दिस आर्ट फील्ड एंड वी परसूड इट एज अ प्रोफेशन. सही. अच्छा, आप खुद एजुकेट भी कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और सिखा रहे हैं, तो पढ़ाना और सिखाना दोनों अमल कर रहे हैं, तो ये एजुकेशन के साथ आपका जुड़ना, ये क्या एक्सपीरियंस है और कहाँ पे आप बच्चों को ये सब कुछ सिखा रहे हैं? मैं बेसिकली काफ़ी जगहों पे वर्कशॉप्स दे चुका हूँ, लोकली भी और इंटरनेशनली भी. अभी आजकल क्योंकि मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ, तो इस्लामाबाद में वेस्ट्रिज 1 में बेसिकली रावलपिंडी में मेरा स्टूडियो लाडीडा के नाम से. तो वहाँ पे जो है मैं लाइक यू नो आर्ट क्लासेस वर्कशॉप्स वगैरह मैं करवा रहा हूँ और मुख्तलिफ और भी इवेंट्स होते हैं, आर्ट डिस्कशंस वगैरह होती हैं. और उसके अलावा लाहौर में भी मैं लाइक प्राइवेटली यू नो स्टूडियोज़ में वर्कशॉप्स देता रहा हूँ. इसके अलावा दुबई में, अबू धाबी में और शारजा वगैरह इस तरह की जगहों पे भी मैं वर्कशॉप्स देता रहा हूँ. तो एक्सपीरियंस तो अच्छा होता है बिकॉज़ बाज़ औक़ात लाइक इस तरह के सवाल आपके स्टूडेंट्स आपसे कर लेते हैं और जिसमें आपकी भी लर्निंग होती है. और लाइक ये थॉट रखना ज़हन में कि यार आप मतलब सीख गए हैं या मतलब आप परफेक्ट हैं, दिस इज़ आई थिंक दिस आई नेगेट दिस थॉट, क्योंकि लर्निंग तो आपकी सारी उम्र रहती है और आप किसी से भी सीख सकते हैं. तो दिस इज़ व्हाट आई, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं मतलब जब भी एक यू नो बॉडी ऑफ स्टूडेंट से या बॉडी ऑफ पीपल से मैं मतलब कनेक्ट करता हूँ तो मुझे ख़ुद भी बहुत सीखने के लिए मिलता है. और जितना ओवर द ईयर्स मैंने जितना एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने लर्निंग की है ओवर द ईयर्स, वो जो है बेसिकली मुझे आई ट्राई टू पास इट ऑन टू द जनरेशन दैट इज़ कमिंग या जिनको लाइक यू नो ज़रूरत है उस चीज़ की. एंड आई फील द नीड के हमारे रीजन में एजुकेशन की प्रॉपर जो है वो कमी है. और शायद हमारे मुआशरे में आर्ट्स को उस तरीके से वैल्यू दी भी नहीं जाती जितनी डिफरेंट सोसाइटीज़ में दी जाती है. बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसे ही है. और उसका मकसद भी ये है पढ़ाने का कि आप जो है वो जो भी आपने लर्निंग ओवर द ईयर्स की आप उनको करें, क्योंकि हमारी जनरेशन का जो इंक्लिनेशन है वो आजकल सोशल मीडिया की तरफ या यू नो टिकटॉक बना लिया, तो
I mean, it's a message from me as well, because I've been, you know, I've been very serious with my profession all these years. तो मेरा भी यंग जनरेशन से या जो भी मतलब डिसेंडेंट्स हैं उनसे मेरे यही उनके लिए मैसेज है कि आप जो भी काम करें, जो भी प्रोफेशन चूज़ करें, आप उसमें एक हद तक स्काई इज़ द लिमिट, एक हद तक जाएं और उसको इतना परफेक्ट करें कि वो चीज़ आपके लिए इबादत बन जाए। सही। लेकिन अली साहब, आपको तो बहुत बड़ा ये एजाज़ हुआ कि आपका आर्ट वर्क वहाँ सेलेक्ट हो गया जहाँ लोग सोच भी नहीं सकते, तो पूरी दुनिया का आर्ट वर्क था तो आपका आर्ट वर्क सेलेक्ट हुआ। ये बड़ा एक प्राउड मोमेंट है आपके लिए भी, हमारे बीइंग ए पाकिस्तानी हमें बहुत ये प्राउड फील हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि पाकिस्तान में ये तासुर होता है कि क्या कर रहे हो, कहते हैं मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग कर रहा हूँ, मैं आर्ट सीख रहा हूँ। तो वो तो ठीक है, कुछ काम क्या करते हो, मतलब कमाते क्या, ये एक बड़ा एलिमेंट है। तो पाकिस्तान से बाहर हम देखते हैं एग्जीबिशंस जहाँ होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर की पेंटिंग्स और चीज़ें वहाँ सेल हो रही होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो बेचारे जो कर रहे होते हैं उनको वो सामान इतना महंगा मिल रहा होता है कि वो आर्ट वर्क करना, वो कहते हैं ये शौक, कहते हैं बहुत महंगा शौक है। तो ये बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? आजकल तो बच्चे कहते हैं कि इधर से बीए, ओ लेवल्स, ए लेवल्स हो, साथ साथ कमाई स्टार्ट हो जाए। पेरेंट्स भी शायद इस तरीके से मोटिवेट नहीं करते, क्योंकि मैं खुद भी मीडिया साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि वो सारी पेंटिंग और स्कल्पचरिंग किस तरीके से होती है और किस तरीके से वो सामान कितना महंगा है। मतलब हमें उस चीज़ के लिए मोटिवेट ही नहीं किया जाता और फिर डीमोटिवेट किया जाता है सोसाइटी की जानिब से भी कि अच्छा आप आर्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, सही है। तो ये तमाम तर एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मेरा पर्सनली तो अच्छा रहा, और मेरी मतलब आई डू एग्री विद दिस कि ये एक लग्जरी है आर्ट प्रोफेशन, और यहाँ पे जो लोग हैं बेसिकली उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के मामले में। हम लोग सिर्फ 3 प्रोफेशंस या 4 प्रोफेशंस के पीछे भागते रहते हैं, या तो इंजीनियर बन जाएं, या तो डॉक्टर बन जाएं, या तो बट आई रियली डू थिंक कि आर्ट जो है वो बेसिकली जब आप करते हैं तो यू बिकम सो सेंसिटिव and you see the world with a different perspective. तो although it's ये जो जितने भी आर्ट मटेरियल्स वगैरह हैं और या इस तरह की मतलब चीज़ें हैं, जितना भी आपको मीडियम्स वगैरह लेने पड़ते हैं, they are expensive, good material is expensive. इसके लिए ये हो सकता है कि ये तो हमारी गवर्नमेंट को या इदारों को चाहिए कि इसके लिए कोई स्पेसिफिकली बजट रखें जो कि स्टूडेंट्स को जो है ना वो हेल्प आउट करे इस चीज़ के लिए, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो जहाँ पे फ्री एजुकेशन और इस तरह से मतलब स्कॉलरशिप्स पे उनको ट्रेन किया जाए। तो आई पर्सनली मतलब आई हैव गिवन फ्री वर्कशॉप्स एज वेल, ये जो इस्लामाबाद में स्टूडियो है मेरा, तो उसमें मैं पर्सनली करता रहा हूँ, एंड मतलब जो भी रीज़नेबल मटेरियल है उसके अंडर रह के तो आप बड़ा कुछ सिखा सकते हैं। बट ये जो पावर में है उनको चाहिए कि दे शुड वर्क थिंग्स आउट, और वो मतलब बैठ के बात करें, जो भी डायरेक्टर्स वगैरह हैं आर्ट इंस्टीट्यूट्स के या जो भी मतलब बैठे हुए सीट्स पे पावर में, दे शुड टॉक टू देम एंड दे शुड वर्क आउट द सोल्यूशन, आई गेस। बिल्कुल। अच्छा, मैं आखिर में आपसे कि जो बच्चे अब सीखना चाहते हैं, क्या उनको मशवरा देंगे कि वो इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि एक प्रेशर बहरहाल ये होता है कि यार शायद मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा जहाँ अली साथ पहुँच गया है। पर्सनली देखें, शायद मैं चांद पे गया हूँ, मेरे से आने वाले या जो भी आर्ट में वो शायद मार्स पे भी पहुँच जाएं, तो ये कोई अगर आप जहन में ये थॉट बिठा लेंगे कि यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तो आई थिंक ये थॉट ही बिठाना आपको आधा काम तो उधर ही आपका ख़त्म हो जाता है, आपको भी बिठा देता है। तो आई गेस कि आप बिल्कुल आप हाई अपनी सोच को ऊंचा रखें, और स्काई इज़ द लिमिट, लाइक आई सेड स्काई इज़ द लिमिट। तो उसमें जो है वो ये बड़ा ज़रूरी है, अपनी थॉट्स को भी वैसा रखें जो एक आर्टिस्ट जो है। कांस्टेंट भी बहुत रहना पड़ता है अगर आप कोई पाथ चूज़ करें कि आप उसको जो है सही से चूज़ करें। अली साथ हमारे साथ मौजूद का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक शामिल कर लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, रोई दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, रोई दुनिया बोल है। वेलकम टू दुनिया बोल है। और अब हम कुछ बात कर लेते हैं जनाब एक खबर के मुतालिक। 3 दिन पहले
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर की जानिब से सेनेट में सोशल मीडिया पर पाबंदी के लिए करारदाद जमा करवाएगी, जिसके बाद इसकी मुखालिफत में सोशल मीडिया पर शदीद बहस छिड़ गई। मामला अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन आखिर इस करारदाद में क्या ऐसा तहरीर था जिसकी वजह से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसकी मजम्मत की गई। और एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर मामला जो हैं वो भी पाबंदी की सूरत में कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। निगत दाद साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो सोशल मीडिया के हवाले से राइट्स एक्टिविस्ट हैं, दूसरा अभी निगत ने ज्वाइन किया हाल ही में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के एडवाइजरी बोर्ड, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से अब पूरी दुनिया में बात हो रही है। मैं एक तो निगत आपको बहुत वेलकम करूंगा, दूसरा मुबारकबाद कि पाकिस्तान की आप नुमाइंदगी वहाँ करें और बड़ा ज़रूरी है कि इन चीज़ों को वहाँ तक ले जाना, तो दोनों चीज़ों पर मुबारकबाद आपको। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कि हम दुनिया जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानिब, मेटा का पूरी की पूरा हम वहाँ जा रहे हैं और हम पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान में ये करारदाद लेकर आए कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी जाए, क्यों? हाँ जी, ये इस तरह की मज़ाक़ ख़ेज़ चीज़ें पहले भी होती रही हैं। ये जो सेनेटर हैं, एक तो ये कि ये पीपल्स पार्टी के अब सेनेटर नहीं रहे, इनकी रुकनीत मुअत्तल उन्होंने कर दी है, कर चुके थे। और दूसरी बात ये कि ये बहुत जल्दी सेनेट से भी जाने वाले, इनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। तो जो इन्होंने रेजोल्यूशन दी है, मुझे नहीं मालूम कि उसके पीछे इनकी क्या इंटेंशन है, लेकिन वो इंतहाई एक मतलब मजाक उड़ाने वाली बात है खुद की भी कि आप सेनेट में बैठे हुए कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं, आप टेक्नोक्रेट हैं। वो पूरी एक आइन के सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रद्द करते हुए आप कह रहे हैं कि बंद कर दें, जहाँ पे पूरी दुनिया आगे की तरफ जा रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी। जी, निगत से हम दोबारा से बात करेंगे। निगत दाद बता रहे हैं पूरी दुनिया रमशा देखते हैं कि ग्लोबली एक हो रही है और हम करारदाद वो लेकर आ रहे हैं, लेकिन बहरमन तंगी मतलब बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। इतने ज़्यादा जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स देख लें आप या डिफरेंट में सीरीज़ देख रही होती हूँ तो उसमें दिखा रहे हैं कि आजकल लोग सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही दुनिया में सारे काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर लोगों का उससे बड़ा खासा एक नुकसान हमने पिछले दिनों में भी ये उठाया है कि जिस तरह से पाबंदी लगी ट्विटर के हवाले से वो चीज़ें, और उसका भी नुकसान हुआ। निगत दाद हमारे साथ दोबारा से उन्होंने ज्वाइन किया। जी निगत, कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन साथ ही कि बहरमन तंगी कहते हैं कि ये डिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए करारदाद थी जो और तरह से पोर्ट्रे हो गई है। नहीं देखिए, इवन अगर डिसइंफॉर्मेशन को रोकने के लिए भी करारदाद है, आपने उसमें 100 चीज़ें लिख दी हैं कि हमारी नौजवान नस्ल एक अजीब तरीके से किसी और सिमत जा रही है, ये इन मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ इस तरह की बात, ये ऐसी चीज़ें आप नहीं लिख सकते आप सेनेटर होके। डिसइंफॉर्मेशन को अगर रोकना है तो उसको आपको उसकी पूरी स्ट्रक्चरली इसको एड्रेस करना होगा। ये सिर्फ सोशल मीडिया का मसला नहीं है, ये तो मसला आपके माशरे का है जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए इनेबल हो रहा है। तो आपने उसको प्रॉपर तरीके से कैसे टैकल करना है, क्या आपने किसी पॉलिसी पे काम किया, यानी क्या बस आप कहें कि जब कोई भी मसला है आप बंद कर दें, कोई भी मसला आप इंटरनेट शट डाउन कर दें, कोई भी मसला आप ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म बंद कर दें। तो ये जो बंद करने वाला फौरी तौर पे जो इनको हल नजर आता है ना, ये एक तो गलत है, आइन के मुनाफी है, दूसरा ये कि पाकिस्तान का इतना इमेज खराब हो रहा है, मुझे समझ नहीं आती क्यों नहीं हमारे पॉलिसी मेकर्स ये सोच रहे हैं कि हमारा क्या इमेज जा रहा है। इन्वेस्टर्स के हवाले से, कंपनीज के हवाले से कौन आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा जब उनको कोई अपने बिजनेस के हवाले से कोई सस्टेनेबिलिटी इस इकोनॉमी में नजर नहीं आएगी। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने देखी कि हमारे जो इस वक्त नौजवान काम कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स के तौर पर, वो उनके लिए बड़ा मसला बन रहा है कि वहाँ जो उनकी पूरी नेटवर्किंग है बाहर, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फिर हमने 2 साल, आपको पता है, याद है कि यूट्यूब बंद किया और उसका आज तक हम नुकसान भुगत रहे हैं। इस तरह से 10 दिन के लिए कोई एक चीज़ बंद करना, 15 दिन कुछ और बंद कर देना, इंटरनेट की बंदिश करना, ये इससे आगे दुनिया जा रही है। और हम ये जो कर रहे हैं इससे तो जो बिजनेसेस आ रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, वो भी बिल्कुल तबाह हो जाएंगी।
बिल्कुल वो तबाह इस तरह से होंगी कि लोगों का जो एक एक बहुत ट्रस्ट के साथ किसी इकोनॉमी में वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो ट्रस्ट शेक हो जाएगा। आई थिंक इतना डीपली इस वक्त हमारी हुकूमत को अब हुकूमत आ गई है, अब उनको ये देखना है कि उन्हें स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, ना कि ये इधर से बंदिश कर दो उधर से बंदिश कर दो, कोई भी उठ के इस तरह की रेजोल्यूशन दे दे। बल्कि अब हमारे लिए वक्त है कि हम ये देखें कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो दौर है, जो इनोवेशन के हवाले से, जो उसके हार्मफुल यूज के हवाले से, उसकी गवर्नेंस के हवाले से पाकिस्तान उस दौर में कैसे शामिल हो। हमें उस दौर में शामिल होना है, ना कि इस तरह की चीजें प्लेटफॉर्म्स बंद करके अपना एक तो इमेज खराब करें और दूसरा लोगों को बताएं कि हम एक अच्छी इकोनॉमी नहीं है। अच्छा निगहत दाद साहिबा, हमने पिछले दिनों भी देखा कि बंद हुआ था और अब भी दोबारा इस तरह की करारदाद पेश की गई, तो ऑलरेडी जो भी बाहर के क्लाइंट हैं और हमारे जो फ्रीलांसर्स काम करते हैं वो डील करते हैं, उनका ऑलरेडी वो ट्रस्ट लेवल नहीं है विद आर फ्रीलांसर्स और उस हिसाब से पे भी नहीं किया जाता बिकॉज उनको ट्रस्ट ही नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही। मैं वही बात कर रही हूँ कि जब तक हम एक इकोसिस्टम जो है वो शो नहीं कराएंगे, हमें भी तो आखिर दुनिया को शो कराना है ना कि हम भी ऐसी इकोनॉमी है कि आप आएँ और इन्वेस्ट करें क्योंकि आपको फ़ायदा होगा। बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स ऐसे तो नहीं इन्वेस्ट करते, तो ऑफ कोर्स उनको भी उस तरीके, और हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स भी कोई इतने ज़्यादा IT बिजनेसेस के लिए और फ्रीलांसर्स के लिए कोई इतने फ्रेंडली नहीं है। ये तमाम वो चीज़ें जो चैलेंज है इस हुकूमत के लिए, इसको एड्रेस करना, डिसइंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल है, लेकिन उसको एड्रेस करने के लिए प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाए कि आपकी ये जो हुकूमत है ये अपने आने वाले सालों में कैसे इस डिसइंफॉर्मेशन और अब्यूज़ और हेट और ये तमाम मसाइल को हल करे सोशल मीडिया पे, बट उसके साथ साथ इनोवेशन को और टैलेंट को किस तरह हमने प्रोड्यूस करना उसको भी साथ में लेकर के चले। हम कर पा रहे हैं रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है हमारे पास वो इस तरह से क्यों नहीं है? हम देखिए हर चीज़ बिजनेस से लेके जर्नलिज्म, इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग जो है वो सोशल मीडिया पे हमें नज़र आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया का कोई मैकेनिज्म रेगुलेटरी वो हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं? वजह क्या आपको लगता है? देखिए हमारे पास है एक कानून तो मौजूद है, लेकिन अच्छा कानून बनाना भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। आप अगर कानून अच्छा ना बनाएं तो उसके बहुत से मनफी असरात भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी जो ऑलरेडी कवानीन मौजूद हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जो कवानीन नहीं हैं उनको कैसे बेहतर अच्छा प्रॉपर बैलेंस कानून लाने की ज़रूरत है जो कि कोई किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कवानीन ऐसे हों जो कि आपके फ़ायदे के लिए हों, ना कि आपके खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हों। तो ये तभी होगा जब तमाम स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, उनको उतना मौका दिया जाएगा, लोग अपनी बात आगे रखेंगे, उसमें IT इंडस्ट्री, बिजनेसेस, सिविल सोसाइटी, जर्नलिस्ट कम्युनिटी, गवर्नमेंट के लोग, एक्सपर्ट्स, ये बैठ के ही कोई चीज़ निकाल सकेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कि दुनिया किधर जा रही है, हमने अलग से अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं खड़ी करनी, हमने ये देखना है दुनिया के साथ कैसे चलना और दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है ताकि हम भी उस रेस में आगे शामिल हो सकें। आप साउथ एशिया में अगर देखें तो हमारे पड़ोसी ममालिक हमसे इतना आगे हैं कि अगर आप बाहर जाएं तो आपको हर जगह उनके लोग IT कंपनीज में नजर आते हैं। हमें भी अपना टैलेंट इतना प्रोड्यूस करना है कि हमारे लोग भी बड़ी IT कंपनी। लेकिन निगत ये भी तो एक बहुत ज़्यादा बहस है कि इस वक्त कल्चरली हम मॉरली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अब ये एक बड़ी बहस है कि जनरेशन X से जनरेशन Y और जनरेशन अल्फ़ा वो एक अलग अलग सोसाइटी पूरी तरह से वो बन रही है, तो इसके भी तो एक सोसाइटी पे भी मतलब पाकिस्तानी हम ये भी एक बहस है कि बुरे असरात हो रहे हैं। बिल्कुल बुरे देखें, बुरे असरात तो हर जो भी कोई चीज़ आती है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी टूल है, न्यूट्रल है, उसके इस्तेमाल उसको अच्छा और बुरा बनाता है। टेक्नोलॉजी इटसेल्फ बुरी नहीं होती है। अब मसला ये है कि हमारे जब लोगों के पास एक्सेस टेक्नोलॉजी का आया है या प्लेटफॉर्म्स का आया है, वो कितने बाखबर थे कि उनको अखलाकियात का कितना ख्याल रखना है, एथिक्स का कितना ख्याल रखना है। जर्नलिस्ट जो वहाँ पे सो कॉल्ड बन गए हैं वो जर्नलिस्ट नहीं
नहीं भी हैं तब भी उन्होंने अपने प्रॉपर चैनल्स बनाए हुए हैं और वो ख़बरें नशर कर रहे हैं, लेकिन उसमें कितनी अखलाकियात हैं, कितने प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करें, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन पे बात करने की ज़रूरत है। और वो ऐसे नहीं होगा कि हम बंद करके उस पर बात करेंगे, वो ऐसे होगा कि हमारे निसाब का वो हिस्सा बने। जिस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं वो जनरेशन अगर इसके बारे में पढ़ेगी नहीं, टेक्नोलॉजी तो उनके हाथ में आ गई है, अगर वो ये नहीं पढ़ेगी कि वो यहाँ पे एक शहरी के तौर पे वो एक ई सिटीज़न है और उन्हें यहाँ के असूलों का ऐसे ही ख्याल रखना है जैसे वो आम तौर पे ट्रैफिक के असूलों का ख्याल रखते हैं या बाकी कवानीन का ख्याल रखते हैं, तो तब तक ये तब्दीली नहीं आएगी। हम ये बिल्कुल कुछ प्रोग्राम्स के ज़रिए से या कुछ बातों के ज़रिए से नहीं ला सकते, हमें इसको प्रॉपरली अपने निसाब का, तालीम का हिस्सा बनाना पड़ेगा ताकि जो नस्ल हमारी यंग है वो इसको यूँ समझे कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमने किस तरह बिहेव करना है ऑनलाइन, चाहे हम अनोनिमस हैं, चाहे हम रियल आइडेंटिटी के साथ हैं। इस वक्त तो बिल्कुल शुतर बेमुहार एक माहौल हमें नज़र आता है प्लेटफॉर्म्स के। मैकेनिज्म जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया निगहत दाद, आप हमारे साथ मौजूद था। बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि ये करारदाद इस तरह की जो लाई गई है, इस करारदाद के बाद क्या मतलब होना चाहिए। बिलाल खान हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। बिलाल, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? फर्स्ट क्लास। ये एक तरफ हम कह रहे हैं बड़ी तरक्की हो रही है सोशल मीडिया में, हर बंदा हर तरह के अकाउंट सारा दिन मोबाइल पे वो देख रहा है। ग्लोबली हम पहले जितने थे उससे भी ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, लेकिन दूसरी जानिब कह रहे हैं पाबंदी लगाई जाए क्योंकि अखलाकियात का भी जनाजा निकल रहा है, हालात बुरे हो रहे हैं। मुझे सर थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अखलाकियात ज़रूरी है। हम ये देखते हैं कि एक ट्रेंड चला कुछ सालों के अंदर कि हम अखलाकियात से बिल्कुल उसकी जो एक लकीर होती है ना उससे नीचे आ चुके हैं। अगर हम ग्लोबली देखें या वाइडर एंगल के ऊपर देखें तो ये चीज़ अगर बैन कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ शायद बेहतरी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप ये देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर बेलगाम घोड़ा है, जो चाहे आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, आप बोलें, लेकिन किसी के एजेंडे के ऊपर अगर आप चल रहे हैं तो दैट इज उसको जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। पाबंदी लग गई बिलाल तो फिर तो हर तरह का नुकसान हो जाएगा। इस वक्त पूरा बिजनेस चल रहा है, ये तो अब इस वक्त अरबों रुपया लोग लगा रहे हैं, बना रहे हैं, कमा रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री इस पे चल रही। अगर पाबंदी ठप कर देना ये कोई हल तो नहीं है। अच्छा, आप उसको जो है वो प्रिसाइज करके देखें तो उसके अंदर पकड़ धकड़ होनी चाहिए। ठीक है, आपने पाबंदी लगा दिया, आपने जो बड़ा वैलिड पॉइंट कहा कि बड़े लोगों के जो है वो बिज़नेस चल रहे हैं, बड़े लोगों के कारोबार हैं, पीआर प्रमोशंस होती हैं, बड़े जो है वो मामलात हैं। लेकिन अगर मैं वही बात बोलूँगा ना, अभी आपने रिसेंटली देखा कुछ बड़े ऐसे ओहदे हैं, ओहदों पर फाइज लोग हैं, उनके खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये पाकिस्तानी आवाम नहीं बल्कि किसी एजेंडे तो नहीं है। हाँ, नहीं है, पाबंदी हल नहीं है। लेकिन आप ये मुझे बताएं, आपके पास कोई सॉल्यूशन है कि इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं? आप बताएं हमसे कैसे रोक सकते हैं? आगाही अगर मुहिम हम चलाएं कि क्योंकि अभी अगर हम निगहत दाद साहिबा से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि बंद करना किसी चीज़ का हल नहीं है। फिर हम पाकिस्तान, मुझे लगता है फिर शायद 21वीं सदी नहीं बहुत पीछे चला जाएगा अगर हमने बैन कर दिया। पाकिस्तान वैसे ही बहुत पीछे जा चुका है, बहुत पीछे है, लेकिन बंद करना इसका रीज़न नहीं। आई थिंक हुकूमत को डिफरेंट लेवल्स पर कुछ आगाही मुहिम चलानी चाहिए। हमारे साथ तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कोई भी ऐसा दिन आ जाता है या कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है, सबसे पहले हम इंटरनेट बंद कर देते हैं। फिर अगर इंटरनेट बाकायदा हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो बरहमी का इज़हार किया कि हम बाकायदा बोलते रहे पीटीआई को, लेकिन फिर भी आप टस से मस नहीं हुए, सुना नहीं। सबसे बुरा तो हमारे पास ये है, कुछ भी हो जाए, आपको वो याद होगा, पीपल्स पार्टी का भी दौर याद होगा, आपको मुख्तलिफ नून लीग का भी दौर याद होगा, हर दौर के अंदर, बल्कि पीटीआई का भी दौर आपको याद होगा, हर दौर के अंदर हमारे पास ये बंदिश रही है। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। जैसे आपने कहा ना, मैकेनिज्म होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ बैठकर बड़ा अच्छा टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ यहाँ से जब उठें तो हल लेकर उठे ना, हम सिर्फ ये डिस्कशन करके ना उठें। हल क्या है? हल बेसिकली मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैंने कहा कि अगर बैन किया है तो इसको कुछ टाइम के लिए अगर आप बैन कर रहे हैं या कुछ टाइम के लिए आपने पकड़ धकड़ का अमल शुरू किया है तो उस चीज़ को जारी रखना चाहिए। मेरी नज़र में क्यों रखना चाहिए? आपके पास यहाँ पर फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। एक जानिब गवर्नमेंट कह रही है कि पाकिस्तान में डॉलर्स आने चाहिए, पाकिस्तान में रेवेन्यू आना चाहिए। आप ऐसे इदारे बना रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, उन इदारों में आप माइंस एंड मिनरल, ज़रात, ये वो चीज़ों पे बात करें, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे पाबंदी लगा रहे हैं। मुझे बताएं कि नौजवान जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के पूरी दुनिया में वो काम करना चाह रहा है, इंटरनेट बंद कर रहे हैं। आप इंटरनेट की जितनी भी साइट्स हैं वो बंद कर रहे हैं।
तो आप कैसे कमा सकते हैं डॉलर्स? अच्छा, आपने नौजवान का जिक्र किया। नौजवान मैं हमेशा समझता हूँ कि आपने किसी भी जगह पर अगर अपना एक इमेज बनाना है तो आप नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करें, उनको हिट करें। आप देखिए पिछली हुकूमतों की पॉलिसीज़ में नौजवानों को ज़्यादा टारगेट किया गया, जिसकी वजह से उनको एक बूम मिला। लेकिन अगर आप उसके अंदर ऐसा कल्चर इंट्रोड्यूस करा देंगे जो इखलाकियात से ही गिर जाएगा। ये नौजवान वो नहीं है मुदस्सिर, आपका ताल्लुक भी एक उर्दू अदब से और सकाफत से रहा है, वो नौजवान बदल गया। अगर आप नोट करें सोशल मीडिया के ऊपर नेटिजन्स की जो टर्म यूज होती है, अगर ये बंद करना तो कोई हल नहीं है ना। फिर एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन ये कि बंद करना, मैं इसके हक में नहीं हूँ। आप, मैं और हम तीनों इस हक में नहीं है, या तो आपसे मुझसे पहले जो एनालिस्ट बैठी हुई थी वो भी इस हक में नहीं है। कोई भी इस हक में नहीं होगा कि यार मेरा जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट बंद हो जाए। लेकिन मोबाइल से आप नहीं समझते, मोबाइल जो है वो किसी के अखलाकियात बनाने या बिगाड़ने से पहले पेरेंट्स, देन स्कूल, असातिज़ा, सोसाइटी, दोस्त, सोसाइटी मिलकर ये अखलाकियात बना रहे हैं। मोबाइल की कोई एक टिकटॉक हो, बंद कर देते हैं, अखलाकियात बिगड़ रही है। एक्स पे किसी के खिलाफ मुहिम चल रही है, बंद कर देते हैं। आप सिर्फ यही देख लें ना, आप सिर्फ यही देख लें कि हमारे सेनेट में इजलास होता है, ठीक है, तो जो लोग बात कर रहे हैं, जो लोग बात कर बंद करने की बात कर रहे हैं, वो खुद इतना शोर शराबा, इतना मिसबिहेव करते हैं। अब वहाँ पर 60 साल या 70 साल के लोग जो हैं, उनकी किसने अखलाकियात बनाई है? मोबाइल ने थोड़ी बनाई। आप उसको तशबीह दे सकते हैं मछली बाजार से, जिस तरह की हरकतें वहाँ पर हो रही होती हैं। ये आपका पॉइंट वैलिड है, मैं इस हक में नहीं हूँ बैन करने में, लेकिन फिर आप अवेयरनेस किस तरह देंगे? पेरेंटिंग अगर आप बात कर रहे हैं, या आप स्कूलिंग की बात कर रहे हैं, या आप अपने दोस्त अहबाब के एक सर्कल की बात कर रहे हैं पढ़े लिखे, तो हमने फिर इनिशिएट कहाँ से करना है? इनको ये आसान हल नज़र आता है इनिशिएट करना कि यार बैन कर दो, कुछ अरसे के लिए आवाज़ दबा दो, कुछ अरसे के लिए वो जो नैरेटिव है उस नैरेटिव को धुंधला कर दो, उसको फॉगी कर दो। वो तो नहीं हो सकता ना, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप किसी चीज को दबाएंगे तो वो दब जाएगी। सब वो आपको मिसाल याद है ना, वो स्प्रिंग को अगर आप दबाएं तो वो और तेजी से ऊपर जाता है। एग्जैक्टली, वे तो उस तरह से वो साइडों से रास्ते बना लेते हैं, आप पानी के रास्ते भी नहीं रोक सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है नौजवानों की जो इससे बिजनेस से वाबस्ता है। वो डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरह बंद करना, शायद जो लोग आप समझते हैं कि मुहिम चल रही है, वो 4 दिन चुप करेंगे, 5वें दिन खुलेगा, फिर वो स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जिनका बिजनेस है बिल्कुल तबाह हो रहा है, वो बेचारा कोलैप्स हो जाता है। और फिर उससे ज़्यादा पाकिस्तानी मईशत पे भी उसके असरात पड़ते हैं कि आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, और अगर हम इस तरीके से सोशल मीडिया पे बैन लगा देंगे तो जितनी भी रीसेंट न्यूज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हम सोशल मीडिया पे अपडेट दुनिया के हवाले से भी हमें पता लगती हैं, हम अपडेटेड रहते हैं कि अच्छा यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, तो वो बहुत एक इंडिविजुअली तो इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन सोसाइटी को भी बहुत इफ़ेक्ट करेगा कि हम हैं कहाँ पर। 21वीं सदी में लोग आगे जा रहे हैं, मेटा की बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पे बैन। आप बताएं बिलाल कि ऐसे कौन से इनोवेटिव हैं या ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो हुकूमत को लेने चाहिए कि पॉजिटिव वे में आगाही भी रहे, और दूसरा ये कि बैन भी ना लगे? देखिए, अगर आप इस हुकूमत की बात कर रही हैं जो आ चुकी है, तो इसके लिए तो बड़ा टफ टाइम है कि किस तरह से आपने स्टेप लेना है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, मेरा आपका मौक़िफ़ डिफरेंट हो सकता है, नैरेटिव डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एंड पॉइंट या टेल एंड हमारा एक ही है जाकर, क्योंकि ये जो बैन किया जा रहा है आपको भी अच्छे से पता है क्यों किया जा रहा है, और मुझे भी अच्छे से नॉलेज है क्यों किया जा रहा है। अगर हम उस पर प्रिसाइजली बात कर लें और इंटरनेशनल सतह के ऊपर अगर हम उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रखकर देखें, तो मैं ये समझता हूँ जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनकी अगर ये फैसले हैं या फिर हुकूमती ये फैसले उसमें शामिल हैं, तो आप ये देखें इंटरनेशनल सतह के ऊपर वो कैंपेन कितना नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रही है। ऑलरेडी हमारे मुल्क का इमेज बड़ा नेगेटिवली 18 में भी क्रिएट हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जो फ्रंट के ऊपर एक तस्वीर छपी थी, आपको याद है, मैं उसका तस्करा नहीं करना चाहता, आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं मुझसे। फिर 24 के इलेक्शन का जो तस्करा था वो किस तरह से इंटरनेशनली हुआ। आपके 88 लाख 88 जो मिलियन है, 8.8 मिलियन जो लोग हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। वो जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और आपके साथ कनेक्टेड हैं, इंटरनेशनली इस मुल्क के इमेज को पिछले 4-4.5 सालों के अंदर जितना नुकसान हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू, वो कभी भी नहीं। लेकिन हल नहीं है ना, आप किसी को 88 लाख लोगों को बाहर बैठ के नहीं रोक सकते हैं, 24 करोड़ को यहाँ नहीं बैठ के रोक सकते हैं। आप अपनी बाउंड्रीज को तो आप अपनी बाउंड्रीज को तो ये बाउंड्रीज से बिल्कुल जो है वो आगे चला गया। बिलाल, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर जनाब मजीद बात करें। देखते रहिए।
वेलकम बैक, दुनिया बोल है। और नाज़रीन, ज़रूरत इजाद की माँ है और एक बहुत ही ज़बरदस्त कारनामा जो लाड़काना के नौजवान ने कर दिखाया है, क्योंकि पेट्रोल तो आपको पता है हमारे मुल्क में किस तरीके से प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने उसका अल्टरनेटिव निकाल लिया है और मोटरसाइकिल के इंजन से उन्होंने 4 व्हील जीप तैयार कर ली है। उन मेहनत कशों का कहना है कि अगर उन्हें सहूलियात मिली तो वो 5 से 6 लाख के बजट में एक बेहतरीन गाड़ी तैयार कर सकते हैं, जो मुकम्मल तौर पर उनका दावा है कि मकामी होगी और इससे फीचर ज़मीन बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी भी महंगी गाड़ी से कम नहीं होंगे उसके फीचर्स। मोटरसाइकिल इंजन से गाड़ी तैयार करने वाले मुसव्विर खोखर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुसव्विर, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताइएगा कि ये ख्याल कैसे आया, अच्छी खासी बाइक चल रही थी, आपने बाइक से ही गाड़ी बना दी है? मुसव्विर से हम रब्ता करते हैं और ये एक गाड़ी तैयार की गई, बाइक्स की तमाम तर चीज़ें गाड़ी में लगा के और गाड़ी को चलाने का अमल। मुदस्सिर, ये है कि ना बाइक पे ज़रा कम लोग ट्रैवल कर पाते हैं, 2 लोग बैठ सकते हैं, हत्ता के हत्ता चले आपने 3 बैठ गए, लेकिन ये 4 व्हील इन्होंने जीप बना ली है, तो इसमें आप अपनी पूरी फैमिली के साथ कम पेट्रोल पर आराम से जो है सफ़र कर सकते हैं। अब ये देखना है कि ये जिस तरह से बनाई गई है कितनी देर पा है, कितनी मजबूत है। जी मुसव्विर, आपने गाड़ी बनाई, ये आइडिया कैसे आया और जो मेड इन लाड़काना में आपने ये गाड़ी तैयार की है, क्या वजूहात थी? तो इस वजह से हमने यही सोचा कि बाइक पर ही हम अपना गाड़ी का मजा लें, इस वजह से हमने ये गाड़ी बनाई। अगर सूरत के हाल पाकिस्तान की आप वैसे ही देख रहे हैं कितनी खराब चल रही है दिन। ठीक है मुसव्विर, आपका शुक्रिया, आपने गाड़ी तैयार की है। मेरा ख्याल है इस पे बात होने है कि गाड़ी तैयार करके अब चलाया जाना भी, सड़कों पर रवां दवां भी, ये एक बड़ा ज़बरदस्त है। नेटवर्क का इशू आ रहा है मेरे ख्याल में, लाड़काना में एक शख्स को अब नेटवर्किंग पर भी काम करना चाहिए। सही बात है। अच्छा इंटरनेट अच्छा होना ज़रूरी है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी अहम खबर और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट है कि किसी भी मुल्क की नुमाइंदगी के लिए नाज़रीन गैर मुल्क में मंदूबीन या सफ़ीर इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। उनकी तहज़ीब, उनका तमद्दुन और उनका इल्म अमल ये ज़ाहिर करता है कि वो किसी कौम का हिस्सा हैं और वो कौम दुनिया में क्या मकाम रखती है। खुदा के शुक्र है कि पाकिस्तानी तलबा दुनिया में जहाँ जाते हैं वहाँ मुल्क कौम का नाम रोशन करते हैं। हमारे पाकिस्तानी तलबा किसी से कम नहीं है। एक बार फिर पाकिस्तानी तलबा ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तमाम हार्वर्ड नेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में बेहतरीन वफ्द का अवार्ड अपने नाम कर लिया और ये मुसलसल दूसरी बार इन मुकाबलों में दुनिया भर से बेहतरीन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के तलबा शरीक होते हैं, जिनको कोलंबिया और मुख्तलिफ यूरोपियन वफ्द में शामिल होते हैं। पिछले साल यानी साल 2023 में पाकिस्तानी तलबा महानूर गुल भी इस एजाज़ को हासिल करने वालों में शामिल थी, जिन्होंने शानदार डेलीगेट अवार्ड अपने नाम किया। और इस साल सबीन हमूद, महानूर गुल, लाइबा आबिद और शानज़े हाशिम बेहतरीन मंदूब का अवार्ड जीतने वालों में शामिल हुए हैं और चारों इस वक्त हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं। लम्स के तलबा हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले आपसे मैं चाहूँगा, चलें बारी बारी गुफ्तगू होती है। सबीन, आपसे ये मॉडल यूनाइटेड नेशन ल्यूमन से वहाँ यूनाइटेड नेशन में बैठने का ये जो पूरा एक ट्रेनिंग से लेकर वहाँ जाने का सफ़र है, ये कितना ज़बरदस्त रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबीन हमूद है। तो बेसिकली लूमन लम्स की MUN सोसाइटी है, उसमें पूरे लम्स से बेशक आप फर्स्ट ईयर में हो या 4th ईयर में हो, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग देते हैं, लम्स की अपनी MUN कॉन्फ्रेंस भी होती है। तो बेसिकली जो आपकी हार्वर्ड की टीम बनती है उसके लिए ट्रायल्स होती हैं। तो उस ट्रायल्स में हम पूरे लम्स की, बेशक वो लूमन में हो या ना हो, उनके सारे लोग जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एंड देन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर चोजन टू बी पार्ट ऑफ द टीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 लड़कियां और फिर हमारे साथ हमारे 3 और लड़के जो हैं, दानियाल, हुबैब और रोहेल, वी वर चोजन टू रिप्रेजेंट लम्स एंड पाकिस्तान एट हार्वर्ड। तो ऑब्वियसली बहुत इंटेंस हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस था सारा। हम लोगों ने कपल ऑफ मंथ्स लगाए इस पूरी चीज़ के ऊपर एंड देन वी इवेंचुअली वेंट टू हार्वर्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह नॉट ओनली डिड वी गेट द बेस्ट डेलीगेशन अवार्ड, जो शो करता है कि हम ओवरऑल बेस्ट टीम थे, बट आई ऑल्सो मैनेज टू गेट द बेस्ट डेलीगेट अवार्ड अपनी कमेटी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेफिनेटली आवर ट्रेनिंग हैज़ पेड ऑफ और जो हमारी लूमन सोसाइटी है और जो हमारी यूनिवर्सिटी है, देव बीन अ कांस्टेंट। ये तो बड़े ज़बरदस्त किस्म का मामला हुआ है। लेकिन मानूर गुल पिछली बार भी जो है वो बेस्ट डेलीगेट में थी और आज जो है वो साथ साथ खांस भी रही है। मेरा ख्याल है
थोड़ा तबीयत मानूर की ख़राब हो गई है, ये लाहौर का मौसम या दूसरी बार जीतने का वजह है। तो मानूर क्या वजह है कि आप पहले भी गई 2023 में भी और अब फिर और अब भी फिर जीत के आई हैं और साथ खांसी भी लेके आ गई? Assalamualaikum ji, Manu. I'm so sorry. It's okay. I don't know what's up with Lahore's air. Lekin ji, last year we had the honor, Laiba and I both had the honor of going to Harvard and, you know, making Pakistan proud, I guess. इस साल पहला मुझे मौका मिला तो obviously कौन नहीं जाता if you think about it, लेकिन बहुत बड़ा you know डिफरेंस बना है। लास्ट ईयर हमारा आई थिंक पाकिस्तान का दूसरा टाइम था हम लोग गए थे, तो वो हमें इतना जानते नहीं थे और इस साल जब हम गए थे तो they knew that Pakistanis were, you know, really talented, really good. They're very interested in our culture, our politics, our history. So I think with every year obviously progress बन रहा है and that's what I was most excited about, most interested in कि बहुत obviously पाकिस्तान की जो अब reputation है वो change हो रही है, बेहतर हो रही है and that's something we should all be really proud of. ठीक है, reputation बेहतर हो रही है और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आप लोगों ने एशिया में भी जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और मुझे ये मैं पढ़ी थी एक आर्टिकल कि 1500 से 1800 टीम इस कंपटीशन का हिस्सा थी। शान से आप बताएं कि इतनी बड़ी अचीवमेंट पर कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छी फीलिंग थी जाना और पाकिस्तान से बाहर जाना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हम सारों से। जनरली जाके लोगों से मिलना, पाकिस्तान के बारे में बात करना, हम गए थे काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड भी थे पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के बारे में, पाकिस्तान के कल्चर के बारे में। सो हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री ऑन सच अ लार्ज स्केल वाज ट्रूली एन ऑनर। अच्छा लाइबा, लम्स पाकिस्तान बेस्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ बहुत से ऐसे मौके हैं, बच्चों की तरबियत बड़ी ज़बरदस्त है स्टूडेंट्स की, लेकिन आप समझती हैं कि सिर्फ लम्स ही में ये मुमकिन हो पाता, बाकियों के लिए ये अपॉर्चुनिटी शायद उतनी ईजी नहीं होगी? बिल्कुल, आई बिलीव कि हमारे जाने के पीछे बहुत बड़ा एक प्रिविलेज है, बैकिंग है, हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ऐसी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ें, हर एक को नहीं मिलती और इट्स नॉट लाइक कि हम बेहतर हैं किसी से, ये एक प्रिविलेज होता है, कुछ लोगों को मिलता है कुछ लोगों को नहीं। एंड डेफिनेटली आई फील कि पाकिस्तान में और बहुत से बच्चे हैं जिनमें बहुत सलाहियत है इतनी ही लेवल पे आके इस तरह की अचीवमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, एंड दे जस्ट डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए एक बर्डन और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे भी पड़ती है कि हम उनके लिए इस तरह के डोर्स ओपन करें, किसी तरह ये अपॉर्चुनिटीज़ उनके करीब लाएँ। सो लूमन इज़ एक्चुअली डूइंग इट्स ओन इवेंट, इट्स कॉल्ड लूमन ऑरेटर। उसमें इट्स अ वर्कशॉप, इट्स टू टीच पीपल, हर कोई आ सकता है, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। उसके अंदर हम पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग देंगे हर तरह की चीज़ के लिए, लेट्स से जस्ट फॉर प्रेजेंटेशंस और स्पीचेस और डिबेट। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आगे और सबके लिए भी ओपन करें। बट यू आर राइट, इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रिविलेज। ठीक, अच्छा ये बताइएगा लाइबा कि इस कंपटीशन का कितनी टीमें जो थी पार्ट थी और डिफरेंट कंट्रीज़ से कितने लोग थे जो इस कंपटीशन का हिस्सा थे? जी, तो काफ़ी ज़्यादा टीम्स होती हैं एंड प्रीडोमिनेंटली जैसे अमेरिका और यूरोप से काफ़ी आती हैं। इसमें येल, कोलंबिया, यूपेन, प्रिंसटन, यू शिकागो, यू कैप, काफ़ी ज़्यादा साउथ अमेरिकन भी होती हैं, अमेरिकन भी होती हैं एंड अराउंड 1800 to 2000 डेलीगेट्स आते हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सही। अच्छा सबीन, ये मैं कहता हूँ खुशकिस्मती से MUN मैं भी यूनिवर्सिटी में अपने किसी कॉलेज में रहा, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन देखने वाले उनके थोड़ा सा आप समझाने के लिए ज़रूर बताएं कि MUN बेसिकली क्या है। लोग करेंगे वहाँ गए क्या जीते क्या हुआ, तो ये थोड़ा सा मैं प्रिसाइज करके बताइएगा कि क्या है। जी, सो बेसिकली MUN एक सिम्युलेशन होती है यूनाइटेड नेशंस की। तो जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस की डिफरेंट कमिटीज़ होती हैं जो डिफरेंट मौजू के ऊपर रेजोल्यूशंस वगैरह बनाती हैं, उसी तरीके से MUN में भी डिफरेंट आपकी कमिटीज़ होती हैं। तो मेरी कमेटी यूरोपियन यूनियन थी, शानजे और लाइबा की कमेटी स्टेटस ऑफ विमेन के ऊपर थी, मानूर की जो कमेटी थी वो टेक्नोलॉजी के ऊपर थी। तो बेसिकली इन डिफरेंट कमिटीज़ में आप जाके मुबाहिसा करते हैं और फिर आप एक रेजोल्यूशन पेपर ड्राफ्ट करते हैं जिसमें पॉलिसीज़ होती हैं जो पूरी जिस तरीके
तरीके से यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसीज़ बनाते हैं, हम भी उसी को रेप्लिकेट करते हैं। और इस कंपटीशन को जीतने के लिए आपको 3 मेन चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली बात आपकी जो स्पीकिंग एबिलिटी होती है, जिस तरीके से जाके आप मुबाहिसा करते हैं, उसके बेसिस पे आपको अवार्ड मिलता है। नंबर 2 आपकी डिप्लोमेसी के ऊपर आपको अवार्ड मिलता है कि आप किस तरीके से बाकी कंट्रीज़ की जो डिफरेंट उनकी पॉलिसीज़ हैं आप उनको किस तरह रेकनसाइल करें, किस तरीके से इकट्ठे एक पेपर के ऊपर लाएँ, किस तरीके से डिप्लोमेसी दिखाएँ। और तीसरी चीज़ आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स होती है कि किस तरीके से जो आइडियाज़ कमेटी के अंदर फ्लोट कर रहे हैं आप किस तरीके से उन सबको इकट्ठा करके एक ही पेपर के ऊपर लेके आएँ, जिसके बायस आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक या कोई भी पर्टिकुलर इशू को सॉल्व कर रहे हो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है जिससे ना कि आप खाली अपनी स्पीकिंग एबिलिटी बट ऑल्सो कोलैबोरेटिव और इवन आपकी राइटिंग और रिसर्च एबिलिटी को भी आप रिफाइन करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है। अच्छा, ये इस वक्त मानूर, मेरा ख्याल है अब आपकी तबीयत भी बेहतर हो गई है। मुझे बताइएगा कि ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बहुत से स्टूडेंट्स को थ्रू CSS और फिर वो फॉरेन ऑफिस की तरफ, तो आप लोगों का क्या प्लान है? इधर ही जाना है या कुछ और सोचा है आफ्टर एजुकेशन? डेफिनेटली हमें ऑब्वियसली अगर हम इतना कुछ करें इट्स बिकॉज वी वांट टू हेल्प पाकिस्तान एंड वी वांट टू मेक अ डिफरेंस हियर। हमारा आई थिंक मेरा पर्सनल मेन गोल जो है वो यही है कि पाकिस्तान की एक अच्छी साइड में पूरी दुनिया को दिखाऊं थ्रू जर्नलिज्म, थ्रू राइटिंग। आई थिंक सबीन और शानज़े भी अपने ओन फाउंडेशंस रन करते हैं जिसके अंदर दे वर्क टूवर्ड्स encouraging the youth to become more active in politics and different matters like environment, social change. Laiba is working towards law. तो ये I'm pretty sure ये भी जाके दुनिया बदल देंगी. But the idea is कि हम लोग जो ये सब कर रहे हैं, this is to create a good understanding of how we're going to go about changing the world. क्योंकि जो सबीन ने मेंशन किया, पॉलिसी पेपर्स जो वहाँ जाके बनाते हैं उनको हम जितना बेहतर कर सकते हैं उतना हमारा अवार्ड का चांस भी बढ़ता है, राइट? But a primary thing that we try and do is we put in a lot of effort into making sure our solutions and ideas that we take there are brand new, they're practical, and they can actually make a difference to Pakistan itself if ever implemented. So change is the biggest goal, I guess. अच्छा, एक शान से What's the difference between पाकिस्तानी और जो हमारे यूरोपियन हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स है, क्या डिफरेंस था एजुकेशन लेवल का, थिंकिंग का, क्या डिफरेंट आपने देखा उनमें? थिंकिंग का ये मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान से आए हैं, वी बीन एक्सपोज टू सर्टेन बैकग्राउंड, सर्टेन प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान में वी फेस, सो लॉट ऑफ द टॉपिक्स दैट वी वर डिस्कसिंग एज वेल, वो वी हैड अ फर्स्ट पर्सन परस्पेक्टिव अबाउट अच्छा ये पाकिस्तान में कैसे होता है। हमें पता है कि पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलते हैं रिलेटेड टू सोशल इश्यूज़, और इसलिए फॉर दैट रीज़न जो हम उधर जाके हम बात कर रहे थे, हम डिबेट कर रहे थे, हम एक बहुत डाइवर्स परस्पेक्टिव भी लेके आ रहे थे, विच अमेरिकन्स एंड साउथ अमेरिकन्स डिड नॉट हैव द सेम ओपिनियन और द सेम व्यू एज अस व्हेन इट केम टू दैट। और इधर भी I think that generally the experience as well was very educational for us in the sense that we were able to see diverse perspective. That America, how does America view the situation? How does South America view the same situations, the social issues which are faced in Pakistan? बहुत ज़बरदस्त, आपकी टीम तो बहुत बड़ी थी, बाकी जो 3-4 लोग थे उनका भी उतना ही पार्ट था जैसे आप लोग थे, तो बेस्ट विशेस हैं फॉर नेक्स्ट वेंचर। और सब लोगों का बहुत शुक्रिया, सबीन, आप, मानूर गुल, लाइबा और शानज़े और बाकी आपके जो टीम मेंबर्स थे आपके साथ, तो बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसा सही बात है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं पूरी दुनिया में। ज़बरदस्त लगता है कि इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इस एज में इतनी पुख्ता किस्म की सोच भी। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को और अमशा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए बोल। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।